नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का, जिसे आपका बेहद प्यार मिल रहा है, जिसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं हर चुनावी छोटी बड़ी खबर की बारीकी से डिटेल, कहानी के पीछे की कहानी, खबर के पीछे की खबर, वो बात जो अक्सर खुलकर नहीं कही जाती। किस्सा कुर्सी का में आपके सामने हम रखते हैं वो बातें खुलकर। आज कई बड़ी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। मैं पहले मेहमानों से आपको मिलवा दूं, हमारे एनालिस्ट इस प्रोग्राम के हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और प्रदीप सिंह जी। बहुत स्वागत है सर आप तीनों का एक बार फिर। और आज चूंकि बड़ी खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर वो भी खास तौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, स्वागत है आपका भी। बड़ी खबरें जो मैं कह रहा हूं वो क्या है, आइए एक नजर डालते हैं कि आज किस्सा कुर्सी का में हम 1 बजे से लेकर 3 बजे तक किन 4 बड़ी खबरों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। केवल विश्लेषण नहीं, बल्कि ये बड़ी खबरें पहले आपके सामने हम रखेंगे और उसके बाद इनके पीछे की खबर आपको बताएंगे। सबसे बड़ी खबर आज की, क्या नरेंद्र मोदी की टीम बदलने वाली है? नरेंद्र मोदी की टीम से हमारा मतलब है केंद्रीय मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री को कुछ दिनों बाद अमेरिका की स्टेट विजिट पर जाना है। माना जा रहा है कि उससे पहले कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में क्या कोई बड़ा परिवर्तन होगा? क्या कोई नया हैवीवेट एंट्री करेगा और किस हैवीवेट की एग्जिट भी हो सकती है? तो ये सारी खबरें आपको हम देंगे। और इस वक्त आज की ये सबसे बड़ी सियासी खबर है, नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव की हवा इस वक्त चल रही है। अगली बड़ी खबर 24 का रण, और इसमें खास तौर पर महाराष्ट्र को लेकर बेहद चिंता जताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक नए सर्वे को लेकर इस वक्त चिंतित होगी। उस सर्वे में क्या बताया जा रहा है? बीजेपी अपने दम पर महाराष्ट्र में बड़ी ताकत बनकर उभर रही है, यह बात हर कोई मानता है। लेकिन महाविकास आघाड़ी के सामने अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो कहां ठहरती है नरेंद्र मोदी की पार्टी? और जब हम बात करेंगे 24 के रण की और नरेंद्र मोदी के टीम की, तो इसमें उन चुनावी राज्यों की भी खासकर बात होगी जो इस साल चुनाव में जाने वाले हैं। सबसे बड़े 2 प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनको लेकर दिल्ली में मंथन हो चुका है सीनियर लीडर्स के बीच में। बताया जा रहा है कि इसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री के साथ शेयर भी की जा सकती है और इन 2 बड़े राज्यों में कोई बड़े बदलाव हो सकते हैं। क्या जो मुख्यमंत्री के पद के चेहरे हैं वहां पर भी कोई बदलाव मुमकिन है? प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, क्या उनका परिवर्तन भी मुमकिन है? ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। तो केंद्र की टीम, सरकार की, केंद्र में पार्टी की टीम यानी जेपी नड्डा की बीजेपी की टीम, और उसके बाद चुनावी राज्यों में जो टीमें काम कर रही हैं उसमें बड़ा परिवर्तन क्या किया जा सकता है। और फिर खास बात आपके सामने महाराष्ट्र की करेंगे, जिसका एक नया सर्वे आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। क्या बताता है वो इस वक्त अगर चुनाव हो जाए तो किस परिस्थिति में दिखाई देती है बीजेपी, शिवसेना और दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी। तीसरी बड़ी खबर आज की, यह तय हो चुका है कि 23 जून को विपक्ष के सारे सितारे आपको पटना में दिखाई देंगे एक मंच पर। इसमें राहुल गांधी भी जा रहे हैं, ममता बनर्जी भी जा रही हैं, अरविंद केजरीवाल भी, अखिलेश यादव भी, स्टालिन भी, तमाम विपक्ष के नेता। तो अब तक जो ये बातें चल रही थी कि ये नेता बातें तो कर रहे हैं लेकिन एक मंच पर कब आएंगे, तो उसकी तारीख 23 जून डिसाइड हो चुकी है। और इसी के साथ अब क्या ये सभी दल मिलकर किसी एक अरेंजमेंट पर, किसी एक फॉर्मूले पर, सीट शेयरिंग पर, मोदी के मुकाबले हर लोकसभा सीट पर एक ही प्रत्याशी उतारने की जो बात की जा रही है, क्या उस पर कोई सहमति बना पाते हैं? इस पर बात होगी। और चौथा हमारा आज का विषय, यह सामाजिक विषय भी है, यह एक अपराध से जुड़ा मामला भी है। धर्म परिवर्तन का एक बड़ा रैकेट सामने आया, एक ऐसा रैकेट जिसमें छोटे छोटे बच्चों को टारगेट किया गया। वीडियो ऑनलाइन गेम्स खिला करके हारने वाले बच्चों को कैसे इस्लाम की राह पर ले जाया गया, और इसका खुलासा देखिए कैसे होता है। इसका खुलासा एक बेटी अपने पिता को बताती है कि इस गेम के बाद हमें ये चीजें बताई जाती हैं इस्लाम धर्म के बारे में और हमें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा जाता है। पुलिस इस मामले में एक आरोपी को पकड़ चुकी है, दूसरे मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। एमपी में भी ऐसा ही एक मामला आया था जहां स्कूल के अंदर बच्चों को धर्म परिवर्तन की शिक्षा दी जा रही थी। तो यह भी आज का एक बड़ा विषय रहेगा, क्योंकि यह मुद्दे केवल सामाजिक ही नहीं है बल्कि चुनावी मौसम में ऐसे मुद्दों का खूब इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए कौन है आखिर जिम्मेदार? शुरुआत करने जा रहे हैं हम आज की पहली खबर से, जो आज की सबसे बड़ी खबर है। क्या नरेंद्र मोदी की टीम बदलेगी? ये 4 बड़े सवाल। नरेंद्र मोदी की टीम क्या बदलने जा रही है, वो भी बेहद जल्द?
23 जून को जो 24 की टक्कर होने जा रही है उसके लिए बीजेपी खुद को कैसे तैयार कर रही है? 24 की टीम मोदी में कोई बड़ा परिवर्तन होगा, चुनावी राज्यों की टीम भी बदलेगी और राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को लेकर, खास तौर पर इन 3 राज्यों को लेकर पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है और क्या परिवर्तन कर सकती है, क्या रणनीति बना सकती है। आज की चर्चा की शुरुआत हम करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, ये एक बड़ा मुद्दा होगा, 24 से पहले एक बड़ा फैक्टर होगा। नरेंद्र मोदी की टीम में अगर कोई परिवर्तन होता है, इसको लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में, केंद्रीय कैबिनेट में जल्द फेरबदल हो सकता है। पक्की खबर क्या है? और सौरभ, सबसे पहले अभी अगर पक्की खबर या आधिकारिक खबर की बात करें तो उसमें शुरू में ही ये साफ कर देना ठीक रहेगा कि इस बाबत अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो जो डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट के आधार पर अभी शेयर कर रहे हैं। किसी टॉप लेवल से जहां से ये इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए मंत्रिमंडल विस्तार की, वहां से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है। लेकिन पार्टी के स्तर पे जो कवायद चल रही है सौरभ, वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बहुत गहन चर्चा चल रही है। और इस बात की पुष्टि हम लोग एकदम आधिकारिक तौर पे अपने लिहाज से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी इंडिया टीवी के पास है कि किन किन राज्यों से स्पेसिफिक नाम तक पर चर्चा हुई है। जो चर्चा हुई है उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष और उत्तर प्रदेश से आने वाले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन 4 लोगों ने अलग अलग जगहों से एक फीडबैक लिया है। और ये फीडबैक लेने का जो फॉर्मूला था सौरभ, वो ये कि क्योंकि अलग अलग राज्यों पे लगातार बात हो रही है, हम जानते हैं कि पिछले 3 दिनों में सोमवार, मंगलवार और बुधवार, सोमवार को देर रात, मंगलवार को सुबह से दोपहर तक और कल फिर शाम में तकरीबन 2 घंटे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ बीजेपी मुख्यालय का, जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, इसकी जो एक्सटेंशन बिल्डिंग है, वहां पर बैठक चली थी। और वहां पर अलग अलग राज्यों के जो चर्चा हुई, उस चर्चा में ये बात सामने आ रही थी कि और क्या कुछ करने की जरूरत है। तो उसमें से जैसे किसी राज्य में आया कि अगर इस वर्ग के प्रतिनिधित्व को केंद्र सरकार में जगह दिया जाए तो बेहतर रहेगा। तो उस लिहाज से यहाँ से वो चर्चा हो गई है। दूसरी चीज़ ये कि इन 3 दिनों में जो बैठक हुई है, देश के प्रधानमंत्री को कल रात उसे अपडेट किया जा चुका है, ऐसा पार्टी के सोर्स हमें बता रहे हैं। और उसमें तकरीबन सारा डिटेल उनको दिया जा चुका है। हम सभी जानते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। और प्रधानमंत्री कब ये फैसला लेते हैं, कब क्या करते हैं, किसके पक्ष में फैसला लेते हैं, उन सारी चीजों के लिए फिलहाल सौरभ इंतजार करना रहेगा अभी। लेकिन आप इतना कह रहे हैं कि पार्टी ने ये अपने स्तर पर ये एक्सरसाइज पूरी कर ली है या ये एक्सरसाइज पार्टी लेवल पर हो रही है? बिल्कुल सौरभ, पार्टी ने अपने लेवल पे लगभग एक्सरसाइज पूरी कर ली है। हालांकि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और वो प्रक्रिया अभी जारी है, लेकिन बहुत हद तक इस एक्सरसाइज को पूरा कर लिया गया है। और उसमें से कई राज्यों के नाम, जैसे स्पेसिफिक अगर हम बताएं तो महाराष्ट्र से बाकायदा नाम पे चर्चा हुई है, शिंदे गुट को कितना देना चाहिए उस पर चर्चा हुई है, उनके कौन से चेहरे हो सकते हैं इस पर चर्चा हुई है। बीजेपी कोटे से महाराष्ट्र के जो मंत्री, फिलहाल मौजूदा मंत्री हैं, क्या वो ठीक हैं या उसमें किसी फेरबदल की गुंजाइश है या किसी और को लेकर आने की जरूरत है, इस पर भी चर्चा हुई है। इसी प्रकार से राजस्थान को लेकर चर्चा हुई है, हरियाणा को लेकर चर्चा हुई है। तो ये सारी वो चर्चाएं हैं जो कि स्पेसिफिक चर्चाएं, मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा हुई है और वहां पर बाकायदा नाम को लेकर भी चर्चा हुई है। हालांकि एक बार फिर से साफ कर दें कि ये जो 3 दिन की बैठक थी, ये सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार पे संगठन की क्या राय है इसको लेकर नहीं थी, ये उसका एक पहलू था। इसके अलावा जो चुनावी मसले हैं उस पर भी बहुत गहन मंथन हुई है जी। लेकिन ये बड़ी बात है, अब जैसा देवेंद्र कह रहे हैं कि चर्चाएं तो इसको लेकर पार्टी स्तर पर लगभग पूरी हो गई हैं। अब प्रधानमंत्री इस पर कब निर्णय करते हैं ये अभी नहीं कहा जा सकता है। प्रदीप जी, पहली सरकार में, दूसरी सरकार में हम देख चुके हैं एक एक बार इस किस्म की मंत्रिमंडल में फेरबदल हुए, कई बड़े नाम बाहर गए, कई नए युवा टैलेंट आए, लैटरल एंट्रीज हुई। अब चुनाव से 1 साल पहले माना जा रहा है प्रधानमंत्री अब जब नई संसद में अगले सत्र के लिए जाएंगे तो शायद उससे पहले ही कोई नई टीम वहां पर हमें बैठी हुई दिखाई दे। देखिए, उम्मीद ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री की जो अमेरिका यात्रा है उससे पहले ये परिवर्तन होंगे। सरकार में भी होगा, संगठन में भी होगा, राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष। कर्नाटक की हार के बाद एक चीज़ जो बड़ी शिद्दत से महसूस की जा रही है बीजेपी में कि प्रधानमंत्री का नाम तो ठीक है, उनकी लोकप्रियता ठीक है, लेकिन अगर स्टेट में कोई आपके पास जनाधार वाला मजबूत नेता नहीं होगा तो उसका पूरा फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। तो सारा ध्यान इस समय है कि राज्यों में कैसे नेतृत्व को जो है उसे मजबूत किया जाए या फिर बदलने की ज़रूरत है तो बदला जाए।
तो बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष बदल सकते हैं। ये एक्सरसाइज मंत्रिमंडल वाली अप्रैल में एक बार हो चुकी है। राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्रियों और उसके अलावा प्रदेश अध्यक्षों को बुलाकर बातचीत हो चुकी है। तो ये तय था पहले ही होना, लेकिन वो अडानी का मुद्दा आया, जेपीसी की मांग, उस सब में जो है टाल दिया गया। लेकिन अब समय नहीं है, अब जो है 1 साल से कम का समय बच गया है। तो इसलिए मंत्रिमंडल में अगर फेरबदल होना है तो यही समय है, क्योंकि उसके बाद फिर जुलाई में मानसून सत्र शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद तो फिर कोई समय बचता नहीं है। तो पार्लियामेंट सेशन से पहले पहले ये काम होना तय है। अगर होना है अगर तो होना है तो अभी होना है। हाँ, तो अभी होना है। देखिए कई चीजें कोई नाम ऐसे जो आपको पता चले हो चर्चा में चल रहे हैं? नहीं, नाम तो लेना ठीक नहीं। जिसका नाम लीजिए पता चला वही उसको लगेगा कि हमारे खिलाफ अभियान चल रहा है। अच्छा, मैं स्पेसिफिकली एक आध नाम इसीलिए लेता हूं, वो लेता हूं नाम जो बातें विपक्ष कर रहा है उसको लेकर। भाई अभी रेल मंत्री के इस्तीफे को लेकर बहुत दबाव बना हुआ है सरकार के ऊपर। अब अभी तक जो इंडिकेशन दिया है हादसे के बाद से अभी तक पार्टी ने, आपको लगता है अश्विनी वैष्णव कहीं नहीं जा रहे या मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। अश्विनी वैष्णव के हटने का कोई सवाल नहीं। जो हटेंगे, जिन प्रधानमंत्री की नज़र में जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, या ऐसे मंत्री जो अपेक्षा के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, बाहर से बहुत से लोगों को लगता है कि अरे इनको क्यों हटाया, ये तो ठीक काम कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री के काम करने की एक रफ्तार है, उसके साथ जो नहीं चल पाता उसके लिए फिर मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे कई नाम हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सीनियर हैं, जो 2014 से है मंत्रिमंडल में। ऐसे लोगों को या तो संगठन में भेजा जा सकता है या फिर जो है एक और नाम में आप, क्योंकि अब वो भी चर्चा में आया है, एक तस्वीर अभी प्रधानमंत्री के साथ हमने देखी। नितिन गडकरी जी अपने पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए थे। अगर वो हम तस्वीर भी स्क्रीन पर ले सकें, इसको लेकर विपक्ष बड़ी हवा बनाता है। नितिन गडकरी जी के नाम को लेकर बहुत कयास, बहुत काइट फ्लाइंग होती है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड से उनको हटा दिया गया, नितिन गडकरी अगला चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। कई बार वो खुद ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे लगता है कि अब वो राजनीति से शायद कुछ विराम लेना चाहते हैं। नितिन गडकरी जी को लेकर के क्या कोई चर्चा है? देखिए, नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, इनका पार्टी के स्तर पर वो सामंजस्य 9 साल में बन नहीं पाया। ये तस्वीर है वो जिसकी हम बात कर रहे हैं जी। पूरे परिवार के साथ मिले नितिन गडकरी प्रधानमंत्री से। एक जो मन में खटास जो है वो आ गई उस समय 2014 की, और उसके बाद 2019 में भी हुआ कि ये हुआ कि नितिन गडकरी खुद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं। तो एक लॉबी है बीजेपी में जो चाहती है कि पूर्ण बहुमत न मिले। 14 में भी था ये, 19 में भी था। उसमें नितिन गडकरी को सबसे आगे समझा जाता है। तो इसलिए जो है जब भी ऐसी कोई बात होती है नितिन गडकरी का नाम आता है। लेकिन मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले उनको नहीं हटाया जाएगा। जो भी परिवर्तन होगा इस तरह का, आप याद कीजिए किस तरह से सुषमा स्वराज को हटाया गया। तो नितिन गडकरी अगर उनको जाना है तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही, उससे पहले नहीं। जी विनोद जी, इस मंत्रिमंडल विस्तार की, अब जैसे अभी प्रदीप जी ने कहा, अगर करना है तो यही वक्त है, और इसके बाद पार्लियामेंट बैठेगी, सब होगा, और अब वक्त साल भर से कम रह गया है चुनाव के अंदर। जब भी कोई मंत्रिमंडल विस्तार होता है, क्या मैसेजिंग होती है उसकी? प्रधानमंत्री मोदी को देखते हुए पीछे 2-3 जो एक्सरसाइज हुई हैं, उनमें क्या संदेश दिया गया है? देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो आपके जो पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर जी हैं, बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी इन्फॉर्मेशन हम लोग भी कई बार फॉलो करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि उनकी सूचनाएं अक्सर सही निकलती हैं। तो जो कवायद चल रही है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो पक रहा है, और अंतिम फैसला प्रधानमंत्री जी को लेना है। मैं प्रदीप जी की बात से 100% सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री जी के अपने पैरामीटर्स हैं। पार्टी से फीडबैक लेंगे, वो उनका अपना सूचना तंत्र है, उससे फीडबैक लेंगे, और खुफिया तंत्र से भी फीडबैक सरकार को मिलता ही है अपने स्तर से, और उसके बाद वो तय करते हैं कि कौन उनकी स्पीड और उनकी जो कार्यशैली है उसमें मैच करता है, नहीं करता है। उस आधार पर वो फैसला लेते हैं। पिछली बार भी देखिए, कई लोग मंत्रिमंडल से बाहर गए, बड़े बड़े चेहरे बाहर हुए। हम सब आश्चर्य, अब नाम लेना ठीक नहीं है, प्रदीप जी की तरह मैं भी कहूँगा किसका नाम लें उनको, लेकिन देखिए हम पब्लिक को बताते हैं कि इस प्रोग्राम में बहुत खुल के बात होती है। नहीं, खुल के आप तो नाम छुपाए नहीं, बताएं। जो लोग बाहर गए सबको मालूम है नाम, जो तमाम बड़े बड़े चेहरे बाहर गए। अब पिछली बार मंत्रिमंडल की रविशंकर जी गए, रविशंकर जी, प्रकाश जावड़ेकर जी गए हैं, हर्षवर्धन जी, सारे लोग, तो ये बड़े नाम थे। लेकिन गए प्रधानमंत्री जी, जैसे राज्यवर्धन राठौर पिछली बार थे, इस बार नहीं बने जब सरकार बनी। और ये सब, इनको हम लोग सारे लोग पब्लिक की आई में दे आर परफॉर्मेंस
इनकी परफॉर्मेंस को लेकर कोई संदेह नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का अपना पैरामीटर है, उनकी अपनी चॉइस है और उनका विशेषाधिकार भी है। तो इस बार भी मैं बिल्कुल सहमत हूँ, अश्विनी वैष्णव तो नहीं हटेंगे, नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी की चॉइस है और प्रधानमंत्री जी ने ही उनको मंत्रिमंडल में इंडिक्ट करके उनको IT और रेलवे का प्रभार दिया है, और रेलवे में जो सुधार प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं मोदी जी, उसके हिसाब से काम भी कर रहे हैं। अब ठीक है, दुर्घटना हो गई, दुर्घटना एक अलग वो इशू है, दुर्घटनाएं इस देश में पहले भी हुई हैं, ठीक। दूसरा क्या है कि आप एक उदाहरण दिए प्रधानमंत्री की कार्यशैली का, अजय मिश्र टेनी को हटाने के लिए कितना दबाव था, और वो तो राज्य मंत्री हैं, मतलब उनका विभाग तक नहीं बदला गया कि अगर आप जिद करोगे कि इनको हटाना है तो मैं नहीं हटाऊंगा, ठीक है, ये शैली है, ठीक है। तो इसलिए और अश्विनी वैष्णव जी की के बारे में जितना विपक्ष मांग करेगा उतना उनकी कुर्सी और मजबूत होगी। ठीक है, अभी हमने लेकिन देखा आनन फानन, हम एक दिन अचानक खबर आई कि किरण रिजिजू जो कानून मंत्री थे उनको हटा दिया गया। उस दिन बड़ी चर्चा रही उस बात को लेकर के। अब माना जा रहा है कि क्या वो जो अब मंत्रालय वो जिनके पास है, मेघवाल साहब के पास, क्या वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है या उसके लिए भी किसी नए बड़े चेहरे की तलाश है? नहीं, निश्चित तौर पर वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और किरेन रिजिजू जो मोदी सरकार का कम से कम दिखने का तरीका नहीं है वो पार कर गए थे। वो बहुत साफ साफ इस तरह से दिखने लगे थे, ओवर द बोर्ड थे, कि हर दूसरी किसी कार्यक्रम में गए तो पत्रकार इसलिए खड़े रहते थे कि किरेन रिजिजू कुछ सर्वोच्च न्यायालय के या जजों के खिलाफ कुछ बोलेंगे, ऐसा कोई ऐसी बात कर देंगे जो हेडलाइन बनेगी, और वो नरेंद्र मोदी सरकार की कार्यशैली में नहीं है अगर उनको किसी तरह के सुधार करने हैं। और ये सरकार जो कर रही है, हम कई बार हमको लगता है कि मोदी जी कुछ अलग से लेकर आ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी NJAC के पक्ष में थे, जो कॉलेजियम सिस्टम था उसको चैलेंज करते थे, लेकिन उसका एक सलीका है, एक तरीका है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात पक्ष में था भाई, निश्चित तौर पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार की ये जो मशीनरी है ये थोड़ी जड़ दिखने लगी है लोगों की नजर में। अच्छा, ये जो बदलाव होने वाला है उस जड़ता को तोड़ने वाला होगा, और शायद वो पूरा का पूरा विस्तार एक साथ होना था, लेकिन अचानक किरेन रिजिजू को हटाना, वो जिसको कहें कि अचानक आउट ऑफ द बॉक्स लिया गया फैसला था, होना वो साथ में था। वैसे ही पूरा निर्णय संगठन और सरकार इन दोनों को 4 महीने पहले होना था। अब 4 महीने बाद, 3.5 महीने से ज्यादा समय हो गए, नाम तय हो चुके थे, बाकायदा जब राज्यों से जिन लोगों को लाकर केंद्र में लाया गया उसके बाद ये तय हो चुका था कौन कौन क्या काम देखेगा। लेकिन फिर किन्हीं वजहों से, चूंकि नरेंद्र मोदी कई बता एजेंडे दीजिए, पर रहते आपको हैं। मालूम है नाम तय हो चुके थे तो वही नाम बता दीजिए। नहीं, मैं जिन नामों की बात कर रहा हूं, अगर ये मुश्किल ये होती है कि जब हम नामों की बात करते हैं तो कई बार तो ये भी होता है ना, बार बार विनोद जी और प्रदीप जी कह रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव नहीं हटेंगे, और इंडिया टीवी की किस्सा कुर्सी में ये हम लोग इतना दबा के कह देंगे, कल को हो सकता है कि लगे नहीं वैष्णव जी को थोड़ा हटा देना चाहिए, तो ये भी एक नाम लेने की मुश्किल होती है। लेकिन हाँ, जैसे उदाहरण के लिए अगर कहें तो बहुत लंबे समय से सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में थे, मैं नाम के तौर पर कह रहा हूं, लेकिन वो लगा कि नहीं अब इनको उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाना चाहिए, और एक खबरें थी कि वो संगठन में उसी भूमिका में आना चाहते थे, लेकिन अंत में आप देखिए वो उस भूमिका में नहीं है, यानी जो संगठन मंत्री की भूमिका थी उससे वो बदल चुके हैं। अब वो पार्टी के महामंत्री हैं, ताकतवर हैं, लेकिन जिस भूमिका में वो आना चाहते थे वो नहीं हुए। ये सब 3-3.5 महीने पहले की खबरें हैं। जो अलग अलग राज्यों के प्रभारी थे उसमें बहुत से बदलाव होने थे जो अभी रुक गए, होते होते थम से गए। उस पर मैं आता हूं जरा, अब उसी पर खास तौर पर 2 राज्यों की हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां पर चुनाव होने जा रहा है। यहां पर किस किस्म के परिवर्तन की कोशिश बीजेपी करने जा रही है? एक बार फिर देवेंद्र के पास चलते हैं, और देवेंद्र आप इस चर्चा में जब चाहें आप आना चाहें प्लीज आइएगा। आप मध्य प्रदेश की बात अगर पहले करें, मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर, पार्टी प्रभारी, पार्टी अध्यक्ष, सब हर स्तर पर क्या सामंजस्य है पार्टी के अंदर, या वहां परिवर्तन होगा? सर, अब आपके सवाल का जवाब देने से पहले आप जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे थे उसमें थोड़ा सा अगर आपको मैं और फूड फॉर थॉट दे दूं तो जैसे महाराष्ट्र में एक मंत्री हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, बिहार से एक मंत्री है जिनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, और लगभग ये सारे वैसे नाम हैं कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है 17 से पहले, 17 या 18 से पहले, तो इन सारे नामों की लगभग छुट्टी तय मानी जा रही है। दूसरी चीज़ की, जिस मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश वाकई बीजेपी के लिए बहुत चिंता का सबब है, और कर्नाटक में जैसी स्थिति थी उससे कुछ अलग मध्य प्रदेश का फीडबैक नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 20 सालों का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर शिवराज सिंह चौहान अपने चेहरे के साथ ढो रहे हैं। दूसरी चीज़ यह है कि शिवराज सिंह चौहान क्योंकि 20 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके चेहरे को लेके बीजेपी के अपने लोगों में भी एक फटीक सा आ गया है, जिसको कहते हैं कि यार इतने सालों से देख रहे हैं, अब कुछ बदलाव होना चाहिए।
और वो एक बड़ी वजह हो सकती है जो कि बीजेपी के लिए बहुत खतरे की घंटी है। और जो भी पार्टी का फीडबैक प्रदेश से आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा चिंताजनक चीज़ें आ रही हैं। अब सवाल यह है कि पार्टी के पास विकल्प क्या है। पहले विकल्प अगर संगठन के स्तर पर देखें तो जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं बी डी शर्मा, उनका कार्यकाल 3 साल ऑलरेडी पूरा हो चुका है, लेकिन बताया यह जाता है कि संघ के एक व्यक्ति का वरद हस्त है उनको, वो नहीं चाहते कि बी डी शर्मा को बदला जाए। और बी डी शर्मा यंग हैं, लगातार काम करते हैं, इन सारी चीज़ें उनके पक्ष में हैं। हालांकि उपचुनाव के बहुत सारे नतीजे ऐसे रहे थे जिसको लेकर उनके ऊपर सवाल भी खड़े हुए थे। दूसरी बड़ी चिंता कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर है। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को अगर बदला जाए तो वहां पर पार्टी के सामने विकल्प कोई वैसा नजर नहीं आ रहा है। जिन 4-5 नामों को आप जानते हैं, खासतौर पर ऐसे समय में जब चुनाव बहुत कम दिन रह गया है, तो उनमें से कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो कि शिवराज सिंह चौहान को सीधे सीधे रिप्लेस करके कोई एक माहौल बना सके, एक करंट बना सके। चाहे इंदौर के नेता कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लें, नरोत्तम मिश्रा की बात कर लें, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लें, या ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप बनाते हैं तो फिर संगठन बहुत बुरी तरह से रिएक्ट कर जाएगा, बीजेपी का जो प्रदेश का संगठन है। तो ये इन सारी कंडीशन में विकल्प बहुत सीमित हो जाते हैं। प्रहलाद पटेल भी एक विकल्प हैं जो कि ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। तो इन सारे नामों पे चर्चा जरूर हुई है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को हटा के पार्टी कुछ और अभी करने जा रही है। अब ऐसे में शिवराज सिंह चौहान मतलब फिलहाल सेफ महसूस कर सकते हैं फैक्टर के साथ, और कम से कम 3-4 दिन तो उनको इंतजार करना चाहिए, लेकिन कह सकते हैं आपकी मजबूरी में सेफ महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी को ये पता नहीं है कि हाँ उनके चेहरे को लेके बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, लेकिन क्योंकि बार बार मैं ये कह रहा हूं कि विकल्प वैसा नहीं था जो एक स्वाभाविक विकल्प कहते हैं कि बहुत आसानी से रिप्लेस कर दिया जाए, वैसा विकल्प नहीं था जिसके चलते शिवराज सिंह चौहान अभी तक कैरी कर रहे हैं। अब राजस्थान के बारे में भी देवेंद्र बता दीजिए, फिर हम इन दिनों राज्य पर खुलकर बात करते हैं। राजस्थान में क्या परिवर्तन? वसुंधरा राजे दिल्ली आई थी अभी। जी हाँ, वसुंधरा राजे, और जैसा कि मैंने कहा कि जो 3 दिन की कवायद चल रही थी उसमें अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो या संगठन की बात हो तो उसमें राज्य के नेताओं से भी फीडबैक लिया जा रहा था, खासतौर पे जो प्रमुख नेता हैं। जैसे अगर मुख्यमंत्री की बात कर लें, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनसे, प्रदेश अध्यक्ष जहाँ के हैं उनसे, या फिर वसुंधरा जैसे नेता जो कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं लेकिन राजस्थान में एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत है बीजेपी के लिहाज से भी, तो उनसे भी ये फीडबैक लिया गया है। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि वो फीडबैक दोनों ही स्तर पर था, सरकार के स्तर पर भी और संगठन के स्तर पर भी। बड़ा मसला ये रहेगा कि वसुंधरा राजे ये चाहती हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री का एक तो उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, अगर नहीं किया जाए तो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन उन्हें बनाया जाए, उन्हें ताकत दी जाए ताकि अपने हिसाब से वो चुनाव को लेकर जा सकें। वहां पर अभी तक बीजेपी रिलक्टेंट है। बीजेपी ने हालांकि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, जिनसे वसुंधरा राजे का 36 का रिश्ता हो गया था, उनको बदलकर उनकी जगह पे सीपी जोशी को लाया, जो कि वसुंधरा राजे उस बात से खुश हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन वसुंधरा राजे के हाथ में कमांड दे देना अभी तक बीजेपी नेतृत्व ये नहीं चाहता। बीजेपी नेतृत्व ये चाहता है कि सामूहिक नेतृत्व पे ही राजस्थान के चुनाव में जाया जाए। वहां पर एक पार्टी के सामने बड़ी चुनौती इस वक्त जरूर रहेगी कि कैसे वसुंधरा राजे को खुश रखा जाए और खुश रख के एक्टिव रखा जाए। एक चीज और सर मैं जोड़ना चाहूंगा कि वसुंधरा राजे की जो एक इच्छा रहती है कि उनके बेटे को केंद्र में मंत्री बनाया जाए, ऐसा नहीं होने जा रहा है। इस वो नहीं होगा सर, ये बड़ी खबर दे दी उन्होंने, इसकी बहुत चर्चा थी कि वसुंधरा जी और उनके बेटे, कम से कम उनके बेटे को जो है कोई भूमिका दी जाए। चलिए ठीक, इन दोनों राज्यों पर हम डिटेल में बात करते हैं, लेकिन अब आपको हम ये बता दें कि आगे हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इस पर हम अभी आगे भी बात करेंगे, लेकिन अगले सेगमेंट में हमारा खास जोर रहेगा महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र की इस रण में फिलहाल कौन कहां खड़ा दिखाई दे रहा है। एक नया सर्वे आया है, वो सर्वे हम आपके सामने रखेंगे। ये किसकी चिंताएं बढ़ाने वाला सर्वे है? बीजेपी के लिए इसमें कहीं खुशी कहीं गम वाली बात जरूर है। ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के बारे में क्या बताता है, उद्धव ठाकरे के बारे में क्या बताता है, और महाविकास आघाड़ी का कंबाइंड जो वोट है वो क्या एक दूसरे को ट्रांसफर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वे में कम से कम क्या बताया गया सर्वे के अंदर, महाराष्ट्र की पूरी बात बीजेपी के लिए चिंता की खबर या अच्छी खबर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।